वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्रेंड्स। सभी मेरे दोस्तों को, भाई बहनों को मेरा गुड मॉर्निंग कहता हूँ। और आज हैप्पी रिपब्लिक डे सबसे पहले। हाँ, और रिपब्लिक डे के गणतंत्र दिवस पे आपको गुड मॉर्निंग कहता हूँ। अपनी कहानी बताता हूँ, लेकिन थोड़ी जल्दी शुरुआत करूँगा क्योंकि बहुत समय लेना आपका उचित नहीं है। ठीक है। ये है तो आज आज पहले तो जो है सभी को मेरा प्रणाम। और आज रिपब्लिक डे 26 जनवरी, आप सबको शायद पता नहीं होगा क्यों ये ऐसा होता है। तो 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, इनैक्ट हुआ, हम रिपब्लिक बने 26 जनवरी। 26 जनवरी डेट क्यों चुना गया? क्योंकि 1929 लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना 26 जनवरी को है। इसका अटल जी का एक पोयम भी है। जवाहरलाल नेहरू मोस्ट प्रोबेबली इस सेशन को लीड कर रहे थे। हाँ, और तो पूर्ण स्वराज की बात है तो अटल जी का कहना भी है कि 15 अगस्त का जिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, राबी की शपथ ना पूरी है। ठीक है। तो क्या है, 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, राबी की शपथ न पूरी। राबी नदी बहती है लाहौर पे। तो राबी के तट पे ये शपथ लिया था हम लोगों ने कि हम पूर्ण आज़ाद करेंगे, पूरा अखंड भारत बनाएंगे। तो लेकिन वो पार्टीशन हो गया तो राबी की शपथ नहीं पूरी हो पाई। अटल जी अपनी पोएम में लिखते, लेकिन चलिए अब हम आते आते आज पे। जैसा मैं आपको बताता हूँ कि जो है मैंने कई बार ये कहानी बताई कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। वो घर वालों के मम्मी पापा के डांट से, या घर वालों के लात जूते वाला वर्ड यूज करना उचित नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत डर से डांट से मैंने पढ़ाई लिखाई की। ठीक है, बहुत हद तक। और उसमें उस पथ पे मैं चला। ठीक है। ये शायद मेरे मेरे मे- मेरा मेरा मेरी मेरी तकदीर है। ठीक है। चलो। तो लेकिन जब ये पूरा हुआ मेरे जीवन में, प्रियेश होने के नाते मैं ऐसा कहना चाहता हूँ आपसे। तो 10th में जब पहली बार गया तो मेरे नंबर अच्छा आ गया, और मैंने जो है क्या करता, तो सबने कहा तुम बच्चों को पढ़ाओ। तब तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी लाइफ में। तो मैंने अगल बगल बच्चों को पढ़ाना शुरू किया 10th में, मैथमेटिक्स मैक्सिमम। तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा बड़ा अच्छा पढ़ाता है। पापा बैंक में स्पेशलिस्ट असिस्टेंट थे, तो उसको सब मैनेजर साहब कहते थे। उन्होंने ये इतना ये इंग्लिश उन्होंने बोलते नहीं थे, तो कहा मैनेजर साहब का बेटा पढ़ाता बहुत अच्छा है। तो तो फिर हम नाम हो गया मेरा। तो बहुत अच्छा लगता था सुनने में। तो फिर मैंने पढ़ाना शुरू, तभी से पढ़ाने का मेरा नशा है। ठीक है। अभी जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने कहा कई बार, मेरा जो एमबीए कह लीजिए या मास्टर्स ऑफ आईटी एंड बिजनेस एनालिटिक्स, उसका आखिरी सेशन चल रहा है, तो उसमें लिए बहुत बिजी हूँ, नहीं कर पाता। लेकिन आज से मैंने ये वादा किया है अपने आप से कि मैं कहीं से, सिंह सर थे, श्रीवास्तव सर थे, झा सर थे मोस्ट प्रोबेबली, हाँ, या तिवारी सर भी थे। उन्होंने कहा प्रिय, जब इतना तुम अच्छा पढ़ते हो, पढ़ाते हो, बोलते हो, तो क्यों नहीं अपने बात को बताते हो? क्योंकि न भातृभाज्यम न भारकारी विद्या ददाति विनयम, तो मैं बाद में बोलूंगा। न भातृभाज्यम न भारकारी वै कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ये मैंने सीखा था बचपन में। और टीचर लोग का, तो इसीलिए मैंने आप लोग को पढ़ाता हूँ जैसे मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, वैसे आपसे बात करता हूँ। ठीक है, ये मेरी आदत है। और चलिए, आप मुद्दे पे आते हैं, टॉपिक में लेट पे ज़्यादा नहीं होंगे। पॉइंट टू पॉइंट ज़्यादा बात करना ही उचित है, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है। तो देखिए, आज भारत का गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिवेट हुआ। लाहौर में ही हम लोगों ने प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि देखिए, शायद ये एक फंडामेंटल इशू है जो मैं आज के टॉपिक में कहना चाहता हूँ कि कहते हैं ना, बहुत कुछ जब इंसान को मिल जाए तो उसकी कीमत नहीं होती। तो देश आपको मिल गया, आपको इतनी आज़ादी मिल गई, कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, शायद आपने उसकी कीमत नहीं कर पाई क्योंकि आपको फ्री का सब मिल गया। ठीक है, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन देखो, मैं आपसे कह, लेकिन ये हम अभी तक 75 ईयर्स हमारे देश के हुए, लेकिन कितनी इसको इसको एक रख पाना कितनी कठिनाई चीज़ है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ब्रिटिश महात्मा गांधी जब लंदन में गया तो ब्रिटिशर्स ने कहा इट इज़ नॉट अ नेशन। व्हाट इज द नेशन? तमिल एंड अ पंजाबी, अ मणिपुरी एंड अ महाराष्ट्रियन, अ बंगाली एंड अ आंध्रा। उस समय आंध्रा नहीं था शायद, हाँ नहीं था। क्या रिलेशन है? दे आर ऑल डिफरेंट नेशंस। सो इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट इज अ ग्रुप, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट नेशन। उसने कहा द आइडिया ऑफ इंडिया इज एज सिली, एज फुलिश एज द आइडिया ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर पे कोई झंडा तो नहीं हो सकता, तो इंडिया भी इक्वेटर की तरह विभिन्न जो है प्रांतीय देश है जिसका कोई एक सेंटर नहीं है। ठीक है। ये कहा ब्रिटिशर्स ने। ठीक है। तो शुरू से ही जब से भारत आजाद हुआ, पार्टीशन ऑफ हिंदू मुस्लिम टू नेशन थ्योरी पे, तो नेहरू और पटेल स्टेट को रिऑर्गेनाइज होने नहीं देते। पोटी रामाराजू की जब मृत्यु हुई तो आंध्रा और वो तमिल अलग हुआ। फिर गुजरात महाराष्ट्र अलग हुआ, फिर पंजाब अलग हुआ। बाद में तो ब्लू स्टार की तो कहानी अलग है। फिर नॉर्थ ईस्ट अलग हुए हैं, आप देखिए। तो मतलब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, बिहार झारखंड हुआ। तो इतना भयानक स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो सोचिए कितनी ज़्यादा डिवाइडेशन थी इस देश को क्रिएट करने में। ठीक है, बहुत ये मतलब आपको मैं प्रिय होकर बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो आज जो मेरा मुद्दा है, बहुत टिपिकल, आपको समझाने के लिए एज अ टीचर मैंने जो कहा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 75 में हमारे बहुत प्राइम मिनिस्टर बने। मोदी जी अभी हैं, वाजपेयी जी थे, इंदिरा जी थी, पंडित जी थे, उसके बाद आपके शास्त्री जी आए, देवे गौड़ा साहब आए,
लेकिन देखिए इन सारे प्राइम मिनिस्टर्स की एक खासियत थी कि ये सब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे। जैसे मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वाजपेयी जी बहुत बड़े नेता थे, इंदिरा जी तो नेहरू जी की डॉटर थी, नेहरू जी मोतीलाल जी और उनके दादाजी गंगाधर जी के समय के सब उस फैमिली से थे। एक हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे जिनको कहते हैं लोग, मतलब मैं जब बच्चा था तो कहता था, वो बताऊंगा बाद में आपको, कि उनको पॉलिटिक्स का कोई कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अपनी माँ के दुखद मृत्यु के कारण उन्हें अचानक प्राइम मिनिस्टर बनाएगा रातों रात, वो थे हमारे श्री राजीव गांधी जी। ठीक है, देखिए आज का मुझे जितना पॉलिटिक्स समझ में आती है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या जो अभी मोदी जी की सरकार है, अब अभी 303 या 320 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है, लेकिन मोदी जी को ओवरलैप करे कोई दूसरी सरकार बन सकती है इंडिया में, ये मुझे बहुत कठिन लगता है। हाँ, कुछ नंबर कम होगी तो ताकत कम हो जाएगी इस गवर्नमेंट की, या इसकी इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी अगर कुछ कुछ सीटें कम होती हैं, लेकिन मोदी जी को रिप्लेस कर पाना आज ही के समय मुझे इम्पॉसिबल लगता है। कांग्रेस आएगी, क्योंकि दिक्कत ही कि ऑपोजिशन ममता बनर्जी है आपका, और आपका क्या नाम है, लालू प्रसाद, तो मैं नाम लेना अभी सही नहीं लूंगा, अभी नाम लेता हूँ मैं आपका अकाली दल का, फिर आपका आता है केजरीवाल जी हैं, फिर आपका आता है ये क्या नाम है इनका, मुलायम सिंह जी हैं। तो ये सारे दल दल जो है, चाहे समाजवादी हो, टीएमसी हो, अकाली दल हो, डीएमके हो, ये अपने रीजन पे, डीएमके तमिलनाडु के बाहर डीएमके का बहुत प्रभाव ना के बराबर है, टीएमसी का बाहर प्रभाव बंगाल के बराबर ना के बाहर है, आपका पंजाब के बाहर अकाली दल का प्रभाव ना के बराबर है। ठीक है, तो जो रीजनल पार्टीज है वो अगर बहुत भी अच्छा परफॉर्म करती है तो उनका नेता कौन होगा? ये सभी लोग प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो ये अगर ऑपोजिशन समझ लीजिए, कांग्रेस अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लेकिन कांग्रेस अगर समझिए नहीं परफॉर्म अच्छा कर पाए, अगर हम मान लेते हैं बीजेपी को रीजनल पार्टीज ने हरा दिया, तो उनमें प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? क्योंकि बीजेपी की जो मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बनते तो वन एंड यूनिफॉर्म एक कैंडिडेट है, ऑपोजिशन के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो दिल्ली के लेवल पे मोदी जी को हटाना मुझे तो बहुत कठिन लगता है, कांग्रेस या कोई फ्रंट आ पाएगा। ठीक है, हाँ, जैसे एनडीए का मतलब था बीजेपी लेड एनडीए और कांग्रेस लेड यूपीए, तो एनडीए हो सकती है, तो एनडीए अगर बीजेपी कुछ कम सीट पाएगी तो उसकी इतनी अच्छी पावर नहीं रहेगी, जैसे 370 हटाया, सीए पास करा दिया, इतनी पावर नहीं रहेगी बीजेपी के पास। ठीक है, क्योंकि ये लोग समझते थे मेरे से, राजीव गांधी के बाद बहुत लोग समझते पूरी बहुमत की सरकार आ नहीं सकती किसी की, इतना बटा हुआ भारत देश है। ठीक है, लेकिन मैं चलिए आता हूँ आपको, तो राजीव गांधी जी के मेरा मैं जब बच्चा था उन्हीं उसी के पहले उनका जो देहांत हो गया था उसमें तमिलनाडु में। लेकिन राजीव गांधी जी का मैं एग्जांपल इसलिए आज दे रहा हूँ क्योंकि आप समझ पाए कि देश को चलाना या देश को डेमोक्रेटिक चलाना क्या चीज होती है। और हम लोग शायद जो, क्योंकि देखिए मैं छोटा एग्जांपल, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैंने घर वालों के डर से कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ा लिखा, मैं जब बीटेक पढ़ा था तो मेरे घर वाले कह रहे थे अगर अच्छे आईआईटीज में हो तो बीएससी पढ़ना, बीएससी नहीं कंप्यूटर साइंस लेकर पढ़ा, पता नहीं था किस लिए पढ़ना है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मोस्ट प्रॉब्ली लेने का चेष्टा था मेरा, क्योंकि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस निकाल सकूँ, आखिरी मोमेंट में कंप्यूटर साइंस मैंने लिया लोगों के कहने पर। ठीक है, बीटेक पास किया, उसके बाद में नहीं समझ में करना क्या है। ठीक है, क्योंकि घर वाले, यूपी में तो सीधा गांव में जाइए तो आपने कहा समझ लीजिए कि बेटवा क्या करने जा रहे हो, आपने कहा मैं गूगल का इंटरव्यू दे रहा हूं, गूगलवा कहा है, एक ये सब छोड़ दो, तुम कर्नल के नाती हो या तो फौज में जाओ नहीं तो पुलिस में जाओ, ये सब पावर बिना वाली नौकरी करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो यूपी में गांव में सीधा है, सिटीज में शायद नहीं होता ये सब। ठीक है, तो हमको सच में, तो फिर सीडैक पुणे की कहानी आपको बताई, फिर जो है ये है। तो मेरा अगर लाइफ देखे, इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस था, बीटेक में था सीडैक पुणे, तो वही है, और जो हमने मास्टर्स किया वो भी बिजनेस एनालिटिक्स और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो सभी कंप्यूटर से ही जीवन भरा हुआ और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कंप्यूटर की बात बताऊं, देखिए कंप्यूटर में आप अगर गेट का एग्जाम दे तो फर्स्ट ईयर में देखो, मैं आपको कंप्यूटर साइंस की जो बेसिक्स और डिस्क्रीट मैथ है और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, या आपका सीबीएनएसटी कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल, जिसमें आपका न्यूटन रैप्सन रेगुलर फॉर्सी होती है, लेकिन डिस्क्रीट मैथ और ऑटोमेटा थ्योरी कंप्यूटर साइंस की बेस है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ, और आप जो आज वेब टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, वेब बेस्ड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी आप जब पढ़ते हो, तो इसकी शुरुआत होती है रेडियो टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बासु ने इसकी शुरुआत की थी। इसीलिए पहले जमाने जब इंदिरा जी बोलते तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कहते थे। ठीक है, रेडियो रेडियो का इम्पैक्ट कहते हैं। जब इंदिरा गांधी जी हमारी उसमें प्रधानमंत्री थी, उसके पहले भी आप जाइए अगर देखें। ठीक है, इसका मतलब क्या कि समझ लीजिए मेरा मोबाइल और मेरे भाई का मोबाइल में हम लोग व्हाट्सएप से बात करें, स्काइप से, दो नोड हैं, दोनों के बीच में इंटरनेट से कनेक्टिविटी हो सकती है। तो पहले जमाने ब्रॉडकास्टिंग के समय क्या होता था, वो कमेंट्री करते थे कि ये देखिए उसने, कपिल देव ने छक्का मार दिया, तो वो कमेंट्री जो है आपके सारे रेडियो में आती थी, रेडियो लोग कान मिला के दिन भर मैच सुनते थे। मैंने सुना है जब टेस्ट मैच वनडे का, तब नहीं, वनडे नहीं आया था तब। ठीक है, तो प्रियेश होने के नाते मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब जो मैं कहना चाहता हूँ, तो मैं क्यों राजीव गांधी जी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ये एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनको की एक बहुत ही कठिन और मजबूर स्थिति में भारत में प्राइम मिनिस्टर बने थे। इनसे बहुत बड़े प्रणब मुखर्जी देख लीजिए, आपका जो क्या नाम है उनका, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है आपका,
जो शरद पवार जी देख लीजिए, साउथ में एमजीआर बहुत बड़े नेता थे, अकाली दल बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन कोई प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को बनाया गया प्रधानमंत्री, क्योंकि ऐसा माना गया कि जो देश में कंडीशन था उसको बचाने के लिए राजीव गांधी जी को कुर्सी में बैठाया गया, ठीक है। तो इसीलिए राजीव गांधी जी का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं जब बच्चा था तो कई लोग कहते थे इंदिरा जी तो बहुत बड़े खानदान की हैं, वो नेहरू जी की डॉटर नेहरू, मोतीलाल नेहरू और गंगाधर नेहरू के खानदान के हैं, अटल बिहारी वाजपेयी नेता हैं, मोदी जी तो अब आए हैं, 15 सालों के चीफ मिनिस्टर, ये सब बड़े ही एक्सपीरियंस। राजीव गांधी कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। उनके भाई संजय गांधी जो है बड़े नेता थे, आपने हिंदू सरकार फिल्म में देखी होगी। और राजीव गांधी 82 एशियाड में आए थे और 2 साल के बाद उनको प्रधानमंत्री बनना पड़ा अपनी माता जी के अपनी हाँ, राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा अपनी माता जी के दुखद मृत्यु के कारण, ठीक है। ठीक है, रात भर वो आप ब्लू स्टार एक्चुअली हुआ, मैं आप इंदिरा जी का ही बता दूं, ब्लू स्टार ऑपरेशन का इंदिरा जी ने किया, और जो है प्राइम मिनिस्टर वो थी अरुण श्रीधर वैद्य, आर्मी चीफ थे। जनरल सिन्हा ने आर्मी का वो पोस्ट उस समय वैके मतलब ही वेंट अवे फ्रॉम इट, बिकॉज वो ऐसा ऑपरेशन नहीं करना चाहते स्वर्ण मंदिर इस चीज पे। तो इंदिरा गांधी ने 2 सिख, एक रणजीत सिंह दयाल, एक जनरल ब्रार को भेजा ऑपरेशन ब्लू स्टार करने, क्योंकि एक जट सिख थे, खत्री सिख थे, ठीक है। और क्योंकि क्योंकि ऐसा ना लगे कि कोई सिख सिख के कोई हिंदू कर रहा है, कि सिख ही एक सिख को सिख सिख टेररिज्म से लड़ रहे हैं, तो इसी ऐसा लगे, ठीक। तो उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई ब्लू स्टार के रिस्पॉन्स में, और फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब शुरू होती है मेन कहानी, कि देखिए एक प्राइम मिनिस्टर जिसे ये कहा गया कि इनको 414 सीट इसलिए मिली कि इनकी माँ का देहांत हुआ, इनके नाना जी प्राइम मिनिस्टर थे, और मेरे जन्म के पहले की ये बात है, ठीक। और अटल जी और मोदी जी तो पक्के रगड़े पॉलिटिशियन, इनको पॉलिटिक्स आती नहीं है। और राजीव, उसमें मुझे याद है कि मतलब याद मुझे नहीं, मैं सुना कि ममता बनर्जी ने सोमनाथ जी को हराया था, और आपका ये अब ये अमिताभ बच्चन ने मेरे सिटी जो प्रयागराज है वहां पर हेमंती नंदन बहुगुणा को हरा दिया था। और जो है अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे आपके उससे माधवराव सिंधिया जी द्वारा। तो इतने बड़े बड़े नेता इंदिरा वेव में बह गए थे, ये आपको बताता हूँ, ठीक है। तो राजीव गांधी जी जब बने पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन जब बनते उनकी डे वन से मोदी जी डे वन से आंदोलन शुरू किया एंटी मोदी पन, लेकिन राजीव गांधी जब बने तो उनके पास सहानुभूति थी, उनकी माँ को हत्या कर दिया। वो बच्चे हैं पॉलिटिक्स में, ऐसा एक सोचता अगर तो अगर मैं एक बच्चे को पॉलिटिक्स में बैठा, ऐसा राजीव गांधी जी के प्रति सोचती। वो सही थी गलत आप खुद तय करें, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूँ राजीव गांधी जी के टेन्योर को आप समझेंगे तो इंडियन पॉलिटिक्स की जो, जैसे कंप्यूटर साइंस में मैंने आपको कहा कि डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, और सीएओ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, फिर आपका इंजीनियरिंग मैथ, फिर आपका आपका कंपाइलर, फिर ऑटोमेटा थ्योरी, और सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4th ईयर में आता है, ये सारे सब्जेक्ट आप इंटरकनेक्टेड है। इन सबको आप पढ़ लीजिए, जैसे पढ़ लीजिए तो आप कंप्यूटर साइंस समझ जाएंगे मेरे हिसाब से। उसमें लेवल है, कोई गूगल में प्रोग्राम बनाता है, कोई बेसिक छोटे लेवल पे करता है, लेकिन ये आप समझ जाएंगे, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। या जावा सी सी प्लस पढ़ ली समझ जाएंगे, लेकिन देश की पॉलिटिक्स को समझ पाना मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है आम इंसान के लिए, ठीक है। तो मैं राजीव गांधी जी के चैनल से लोग जो कहते थे ना कि वो वाले वो तो उनके मम्मी के देहांत हो गए तो इसलिए उनको बना दिया गया, और वो तो उनको तो कोई पॉलिटिक्स आती नहीं है, और वो तो एक कहते ना एक बच्चे को कुर्सी पे बैठा दिया गया। तो जो लोग कहते थे उसको उनको मैं समझाना चाहता हूँ इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए राजीव जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो पंजाब में बुरी हालत थी, पंजाब एक तरह से भारत से टूटने की संभावना थी। तो इसी के कारण जो है राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ, हरचरण सिंह लोंगोवाल बहुत बड़े नेता थे उसमें सिख पॉलिटिक्स में, और ये अकॉर्ड हुआ कि अब ये सब जो हटना चाहिए और पंजाब में शांति होनी चाहिए। तो इसी के कारण लोंगोवाल जी की हत्या कर दी गई पंजाब में, ठीक है, पहला। अब श्रीलंका पे आते हैं। श्रीलंका में नॉर्थ श्रीलंका तमिल्स पे बहुत अत्याचार हुआ, इसलिए लिट्टे का फॉर्मेशन हुआ, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स। और जो है बहुत बुरी हालत थी, श्रीलंका टूटने वाला था, तो इंडिया ने कहा हम श्रीलंका को बचाएंगे, तो या श्रीलंका की हम रक्षा करेंगे। तो इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स भेजा श्रीलंका में, और इंडिया पाकिस्तान ने श्रीलंका पीस कीपिंग फोर्स, उसने जो है श्रीलंका की गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन की, ठीक है। तो राजीव गांधी जो है वो जब गए श्रीलंका पे, उन पे बंदूक से हमला हुआ, आप वो फोटो देख सकते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका की ये प्रॉब्लम थी उस समय, ठीक है। वो दूसरा प्रॉब्लम राजीव गांधी का, ठीक है। फिर तीसरा प्रॉब्लम देखिए, देश का एक पंजाब है आपके नॉर्थ इंडिया में, श्रीलंका है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु और श्रीलंका ईस्ट इंडिया में आइए। आपका आसाम, आसाम में एक्चुअली क्या हुआ, तो बांग्लादेश वॉर के समय इतनी बड़ी इन्फ्लक्स हुई पाकिस्तान से हिंदू और मुसलमान दोनों की, बंगालियों की। तो आसाम में, क्योंकि जैसे यूपी में 21 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहाँ 1 करोड़ लोग एक्स्ट्रा आ जाए तो फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि डेमो शायद, लेकिन आसाम में 3 करोड़ पॉपुलेशन है, वहाँ 1 करोड़ लोग आ जाएंगे तो पूरी डेमोग्राफी चेंज हो सकती है। तो वहां पर बड़ा विरोध हुआ, और क्योंकि अब राजीव गांधी करते तो उन्होंने 85 में आसाम अकॉर्ड पे साइन किया। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, जो एनआरसी उसी का ही वो है, एक एनआरसी उसी के कारण हुआ।
या उसी कारण एनआरसी का एग्जिस्टेंस है। लेकिन उस असम अकॉर्ड का जो फंडामेंटल था कि 1971 का जो वोटर लिस्ट है उसे फंडामेंटल माना जाएगा आसाम के इलेक्शंस में। जैसे मैं इंडिया का सिटीजन तो हो सकता हूँ, लेकिन स्टेट में मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कलकत्ता में है, इलाहाबाद में है, पुणे में है, जयपुर में, ये हर स्टेट का स्पेसिफिक होता है, क्योंकि आप जानते हैं भारत में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और दिल्ली के हाथ में डिफेंस प्रोटेक्शन और ये सब पावर है। ठीक है, मैं आपको मोटा मोटी समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हुआ। अब चौथा प्रॉब्लम क्या है, ये तो तीन प्रॉब्लम है आपको मैंने गिराया ये। अब चौथा प्रॉब्लम आपको छोटा एग्जांपल, 83 में जब ये हुआ था, वर्ल्ड कप जीत के आई थी टीम खेलने कश्मीर में, तो वहाँ पथराव, वहाँ जो है कश्मीर, इंडिया वेस्ट इंडीज के पाकिस्तान जिंदा हुआ, तो मैच को रुकवाना पड़ा था मोस्ट प्रोबेबली। सुनील जी ने अपनी, सुनील गावस्कर जी ने जी के थ्रू मैंने शायद उसका वो कहानी समझी इंदिरा गांधी के समय। फिर 86 में जब ये भी राजीव गांधी ने ताला खुलाया राम मंदिर का, तो अनंतनाग में बड़ा भयानक राइट हुआ था। तो 87 में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट एज एक ऑर्गेनाइजेशन बना, और तब जो है राजीव गांधी ने फारूक अब्दुल्ला को खड़ा किया, और उसको कहा गया 87 कश्मीर में रिग्ड इलेक्शन हुआ, रिग्ड मतलब बेईमानी पूर्ण इलेक्शन, और शायद वो कहा गया रिग्ड इलेक्शन वो वर्ल्ड में उठाएगा, तो तब फारूक अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन ये यूएमएफ ने, यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट वालों ने इसको नहीं मारा, और सैयद सलाउद्दीन और इन लोग जो थे, तभी जो है वो जाके कश्मीर की आज़ादी का उसमें मंत्र शुरू हुआ। ठीक है, पंजाब में एक प्रॉब्लम चल रहा था। ठीक है, अब आते हैं इसमें कि शाहबानो के, अब शाहबानो केस क्या है, देखिए लोग कहते हैं, देखो बीजेपी जब पावर में आई 47 में, श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी, 92 में बाबरी मस्जिद एक बहुत बड़ा फैक्टर था उस समय के पॉलिटिक्स का। ठीक है, हम बच्चे हम मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन कांग्रेस क्योंकि एक ऐसी पार्टी थी जिसने शायद खुद को सेकुलर दिखाने की दिखाना या उसका प्रैक्टिस करने की बहुत कोशिश की। ठीक है, अब राजीव गांधी तीन तरफ से घिरे हुए, पंजाब में आपका ब्लू स्टार के बाद सेपरेशन है, कश्मीर में पूरी तरह से उसमें उसने वहां पर जिहादी टेररिज्म है, श्रीलंका में लिट्टे का इशू है, और नॉर्थ ईस्ट में असम में उल्फा और ये सब कटे। अब सोचिए भारत के मैप को। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, तो शाहबानो के साथ उसमें उसने कहा कि महरम देनी पड़ेगी एक औरत को, और ये और ये है, और ये शाहबानो केस में तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा ये हमारे धर्म के खिलाफ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो राजीव गांधी बहुत प्रेशर पड़ा, तो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने, राजीव गांधी के बहुत बड़े मित्र थे उस समय, तो राजीव गांधी ने इसको वापस करा लिया इसको, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप जानते हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम एंटिटी है देश की, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को राजीव गांधी ने पलट दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा था, क्योंकि एक ये था, इसका मापदंड ये लिया गया था कि रिलीजियस मैटर में, जैसे आप जानते हैं हमारे देश में क्रिमिनल लॉ अलग है, सिविल लॉ अलग है। सिविल लॉ मतलब शादी ब्याह डाइवोर्स में सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ क्राइम के लिए होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में नहीं है। ठीक है, तो राजीव गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, क्योंकि वो जो है ये था, तो क्योंकि और राजीव गांधी ने जब इसको वापस, सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट किसी भी सबसे बड़ी सॉवरेन बॉडी हो, किसी भी सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रूल है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी क्या मैं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट सबसे बड़ी सॉवरेन बॉडी है, सॉरी हड़बड़ी में, और पार्लियामेंट जो इलेक्टेड बॉडी, डेमोक्रेसी का मतलब फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, इलेक्टेड डिस्पेंसेशन है वो सबसे बड़ी होती है। तो राजीव गांधी पे इतना प्रेशर है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब एक तरफ था, कश्मीर एक तरफ था, एक तरफ श्रीलंका था, एक तरफ आसाम था, इतनी प्रॉब्लम थी, और इंटरनल प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, उसमें भोपाल गैस ट्रेजिडी को भी आप ऐड कर दीजिए, इसमें कितने एंडरसन का उस समय हुआ था, इतने लोग मरे थे, यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी, पेश होने के नाते मैंने इसको समझा। ठीक है, तो ये राजीव गांधी के सामने इतनी समस्या थी, तो अब शाहबानो केस उन्होंने सोचा थोड़ा सा हम कर देते, तो शाहबानो केस का जजमेंट उन्होंने पलट दिया। तो जो हिंदू ग्रुप था, क्योंकि कांग्रेस पे गांधी जी के समय हत्या गांधी जी की इसलिए हुई थी, और मेरा इसलिए हुई थी गांधी जी की हत्या, क्योंकि उनको कहा गया ही इज एंटी हिंदू, क्योंकि इतने लोग मरे थे पार्टीशन ऑफ इंडिया के समय। मैंने इसका एक लेक्चर पहले बनाया है, गांधी जी और पार्टीशन ऑफ इंडिया, और नेहरू जी का के कारण क्यों जस्टिफाई हुआ गांधी जी की हत्या, और क्यों जो है गांधी जी नहीं रोक पाए हिंदुओं के नरसंहार को, अगर मैं ऐसा कहूँ। तो जो उन्होंने उसको उस डिसीजन को उन्होंने सुपरसीड कर दिया, उसको बदल दिया राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले को। ठीक है, राजीव गांधी भारत के उस समय सबसे ऊंचे पद पे प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये फंडामेंटल फैक्ट्स हुई। ठीक है, अब जब राजीव गांधी जी ने इसको पलटा, इस डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, तो जो हिंदू थे वो पहले से ही इनको नेहरू गांधी, क्योंकि पार्टीशन उन्हीं के रहते हुआ था, तो इन्हों का अगर राजीव गांधी अब सरेंडर कर दें, तो एक पहली बार जो है वो उठा, आपका हुआ। एक्चुअली अगर आप देखें, राम मंदिर की इशू इससे शुरू हुआ था, मीनाक्षीपुरम करके तमिलनाडु में, हाईली जो दलित थे वो मुसलमान जो धर्म में बदले थे, तो तब इंदिरा गांधी ने इसको इंटरवीन किया था। तो तभी जो है इस राम मंदिर की बात पहली बार उठी थी। उसके बाद तो 86 तक आप जाइए, ये ठीक है। ठीक है, ये तो राजीव गांधी को सबने कहा, उसके एडवाइजर ने, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकलिटी में अंतर क्या है।
वो समझाऊंगा। राजीव गांधी के सब एडवाइजर ने कहा कि आप हिंदू वोट खो देंगे, आपने शाहबानो केस को पलट दिया, अब मुस्लिम हिंदुओं के लिए कुछ करो। तो उसने राम मंदिर का ताला राजीव गांधी के समय खुला, और 1989 में सबसे पहला, मैं आपको समझाऊं, सबसे पहले नेता थे, आज लोग बीजेपी को राइट विंग और भगवा पार्टी कहते हैं, लेकिन ये गलत है। राजीव गांधी वो पहले नेता थे जिन्होंने राम मंदिर अयोध्या से भगवान का दर्शन, भगवान का आशीर्वाद लेके अपनी पार्टी कैंपेन शुरू किया था 89 में, हमारे जन्म से पहले की बात है, ठीक है। और राजीव और इंदिरा जी के समय ही ये महाभारत और रामायण पहली बार वो प्रसारण हुआ था, ठीक है। आप जो अब महाभारत बी आर चोपड़ा की, और उस समय उसके पहले रामानंद सागर साहब थे, तो ये दोनों प्रसारण हुए थे, ठीक है, इंदिरा जी और राजीव गांधी जी के समय में। तो मैं जो कहना चाहता कि लेफ्टिस्ट जो है, या सेकुलर जो माइंडसेट है, सेकुलरिज्म की जो डिफिनेशन है वो ये है कि रिलीजन एंड स्टेट शुड बी सेपरेट। तो एक समय कलकत्ता में जो कम्युनिस्ट बहुत पावरफुल थे, केरला में थे, कानपुर में भी कम्युनिस्टों का बहुत पावरफुल था, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेकिन देखो, कम्युनिस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट कहते हैं, बीजेपी को एक्सट्रीम राइट कहते हैं, कांग्रेस को सेंटर कहते हैं, ऐसा मान लो। लेकिन कांग्रेस ने, मैं कहता हूँ, देखो क्या क्या होता है डिफरेंस एक यथार्थ में और आदर्शवाद में। कांग्रेस के जो एडवाइजर थे बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने राजीव गांधी को कहा तुम्हें हिंदूनेस तुम्हें आपको दिखानी है। तो देखो लेफ्ट, जैसे अभी आज सीपीएम केरला को छोड़ के आज बहुत जगह उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है शायद, हाँ, लेकिन कांग्रेस आज भी जो है, राजस्थान हो आपका हो, एक बड़ा थ्रेट है डेमोक्रेटिक बीजेपी को, ठीक है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप को सीखा, उसने कहा कि ये इम्पॉसिबल इंडिया में कि कहना कि रिलीजन एंड स्टेट शुड बी सेपरेट। यहाँ पर अपने मुसलमान जो है वो जो है अपना टोपी पहन के बाहर निकलते, हिंदू बजरंग बली का नाम लेते हैं, तिलक लगाते, तो इसमें ये कह पाना रिलीजन इम्प्रैक्टिकल है, बोलने में अच्छा है लेकिन है। तो राजीव गांधी ने जब शाहबानों का डिसीजन, तो उनके एडवाइजर ने कहा हिंदू वोट, हिंदुओं को आपको कुछ कीजिए उनके लिए, तो उन्होंने राम मंदिर का गेट खुला, और राम 89 में जो है राम राम जन्म स्थान से उन्होंने अपना पॉलिटिक्स शुरू किया, जो इलेक्शन शुरू किया राजीव गांधी ने। क्योंकि उसके और एक फैक्टर बोफोर्स, अब मैंने आपको ये पहले भी कहानी बताई कि इंडियन पॉलिटिक्स में इलेक्शन फंडिंग बेईमानी की सिवा हो नहीं सकती, करप्शन के सिवा। अब राजीव गांधी जी बहुत नए थे, अब उनके उनके क्योंकि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, इंडिया जैसे देश को चलाना, और इसके जो इतने एडवाइजर्स थे, होगा किसी ना किसी, क्योंकि एक तो बात सही है कि अगर ऊंचे लेवल पॉलिटिक्स पे जाए तो बिना इलेक्शन फंडिंग के आप इलेक्शन जीत नहीं सकते। तो किसी ना किसी ने करा, वो राजीव गांधी बोफोर्स में सीधे तौर पे थे कि नहीं, ये कोई बता नहीं सकता। और अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फ्रेंड थे, बड़े भाई, छोटे भाई की तरह थे, तो उस समय उन पे नाम लगा, और आज अमिताभ बच्चन इतने डिप्रेस्ड हुए कि उन्होंने जो है 87 में ही अपना जो लोकसभा का जो उसका स्थान है, उससे उन्होंने बैकआउट कर गए, और उन्होंने राजीव गांधी से कहा कि मैं इस बदनामी को झेल नहीं सकता कि ये चोर है और इन्होंने बोफोर्स का पैसा चोरी किया है, ठीक है, रिश्वत खाई है राजीव गांधी। तो तब अमिताभ बच्चन जी जो है, वो बोफोर्स का था, इसलिए बोफोर्स था शाहबानो, तो इसलिए राजीव गांधी इलेक्शन हारे, और 419 के जगह विश्वनाथ प्रताप सिंह फिर प्रधानमंत्री बने, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। राजीव गांधी इलेक्शन हार गए थे। फिर 91 में जब फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट गिरी, इसका भी कारण ये कि राम रथ यात्रा चलाई आडवाणी जी ने, और बिहार में लालू प्रसाद ने रोका, तो पूरी क्योंकि एक ही गवर्नमेंट है विश्वनाथ प्रताप सिंह जिसमें लेफ्टिस्ट को और बीजेपी को एक साथ लेके चली है, वरना कोई गवर्नमेंट नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लेफ्टिस्ट और बीजेपी को एक साथ लेके चली थी, ठीक है। तो जैसे उसने रोका तो बीजेपी का समर्थन किया गया, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह हार गए, और राजीव गांधी फिर पावर में आ जाएंगे ऐसा लगा, तो इसीलिए जो है वो फिर श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स भेजा, और तमिल कॉज को वो रोकेंगे। तो इसीलिए जो श्री पेम्बदूर में जो है उनको बम ब्लास्ट से, आत्मघाती बम ब्लास्ट से उनको ब्लास्ट हो गया, राजीव गांधी के जूते से पता चला राजीव गांधी वो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए राजीव गांधी जी के, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं। तो देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं बार बार बहुत लंबा स्पीच दूं, लेकिन मैं कि हमें ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है अपन 26 जनवरी है, और 15 अगस्त का दिन कहता है, 15 अगस्त शुरू होता है, आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, राबी की शपथ। राबी की भाई हमने लाहौर पे शपथ लिया था कि हम जो है हम जो है, ये बताता हूँ, राबी पे लाहौर में हमने शपथ लिया था कि हम जो है एक स्वतंत्र और अविभाजित भारत बनेंगे, लेकिन टूट गया भारत, तो अभी सपना पूरा नहीं हुआ, ठीक है। ये है, लेकिन जो मुद्दे पे आज आज के मुद्दे पर राजीव गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में आपको मैं ये बात कह रहा हूँ, तो देखिए मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम बहुत छोटे थे सुनते थे इंदिरा जी, नेहरू जी, अटल जी और मोदी आपके बहुत एक्सपीरियंस लीडर। राजीव गांधी को कोई पॉलिटिक्स नहीं आती, उनको अपनी माँ के दुखद मृत्यु के लिए उनको मिली, और वो 2 साल पहले आए थे, उसके पहले उनके भाई, छोटे भाई इंदिरा जी के साथ पॉलिटिक्स संभालते थे। राजीव हैज डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस इन पॉलिटिक्स। तो ये बोल देना आसान है, कोई कह देगा कि उनको कितनी किस्मत थी प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन देखो ये एक प्रॉब्लम। लेकिन और हम लोग कंप्यूटर साइंस सीख जाते तो सोचते हैं कि शायद दुनिया भी इतनी कंप्यूटर साइंस है, हमको तो ऐसे घमंड था कि हमने 80% पा लिया तो अब दुनिया जीत चुके हैं, ठीक है। लेकिन रियलिटी कितनी कठिन है मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको जैसे मैं आप फिर एक आपको संक्षिप्त में इस चीज को आपको दोहरा देता हूँ, आपको समझ में आ जाए पूरी बात। तो राजीव गांधी जी जब आए, उनकी मम्मी को गोली मार दिया गया था, उसके बाद जो है सिख राइट हुआ,
उन्होंने पता नहीं इमोशनल था कि उन कितना मेंटली डिप्रेस थे कि उन्होंने कह दिया बड़ा पेड़ गिरता है जमीन हिलती है, आज तक भी उनके ऑपोजिशन उसको दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद शुरू होता है सबसे पहले वो पंजाब करीब करीब इंडिया से, तो जस्ट जनरल ब्रार का अगर आप इंटरव्यू सुने तो पंजाब करीब करीब इंडिया से तो बाहर होने का हो सकता था, तो राजीव गांधी को सबसे पहले जो है लॉन्गोवाल राजीव अकॉर्ड करना पड़ा, जिसके बाद हरचंद सिंह लॉन्गोवाल को पंजाब में मार दिया गया। अब दूसरा प्रॉब्लम शुरू हुआ, अब देखिए ये है भारत का वेस्टर्न पार्ट, अब साउदर्न पार्ट में ये तमिल लिट्टे लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स, ठीक है। उसके बाद जो है राजीव गांधी ने कमिटमेंट लिया कि हम जो है श्रीलंका को टूटने देंगे, आईपीकेएफ भेजा उन्होंने और श्रीलंका पे उन पे हमला हो गया, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने श्रीलंका को बचाया, ठीक है, बचाने टूटने से बचाया। फिर आया आसाम, ईस्टर्न पार्ट। अब आसाम में इतने बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर, तो वहाँ की डेमोग्राफी बिगड़ने की पूरी संभावना थी, तो राजीव गांधी ने आसाम अकॉर्ड बनाया, जिसके कारण एनआरसी आया। एनआरसी का जो एक विचार बना, और सेकंड चीज है कि 1971 का जो डेटा आपका जो वोट वो जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसको आधार बनाया गया आसाम के ऊपर, ठीक है, ये बात है, ठीक है। अभी जब सीएनआरसी हुआ, देखिए आसाम में पहला विरोध हुआ था, ठीक है। अब ये तीन चीज हुआ, ठीक है। अब आते हैं आपका, ये तो एक फंडामेंटल देश टूटने का डर है। अब आते हैं आपका कश्मीर, हाँ ये भी देश टूटने का डर है, भूल ही गया था ये पॉइंट बोलना, ठीक है। तो जैसे पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और सबसे पहले कश्मीर अनफिनिश्ड, पाकिस्तान ने तब ये शुरू किया। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट इलेक्शन रफ, ये राजीव के सबसे नियरेस्ट थे फारूक अब्दुल्ला। राजीव तो 1987 में बताते इलेक्शन रिगिंग हुई, रिगिंग मतलब मिस मतलब बेमानी हुई, और फारूक अब्दुल्ला जीत गया, और जो है इंडिया जीत गया, ठीक है। इससे टेररिज्म बढ़ा, और जो है फिर सैयद सलाउद्दीन जैसे लोग पाकिस्तान गए, और उन्होंने जो है उन्होंने तंजीमें बनाई आज़ाद कश्मीर की आज़ादी के लिए, ठीक है। 5 लाख कश्मीरी पंडित निकाले गए, ये तो उसके बाद की बात है। मैं आपको, क्योंकि कश्मीर का एक प्रॉब्लम ये कि वो इंडिया पाकिस्तान के बीच का एक डिस्प्यूट टाइप का बायलैटरल है, इसलिए मल्टीलैटरल ना हो, ठीक है। ये कश्मीर प्रॉब्लम। अब आते हैं आपका शाहबानो केस, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स में से जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महरम की जो मतलब शाहबानो केस का सुना है कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को जो है देना ही पड़ेगा कोई ना कोई वो जो है उनका मेंटेनेंस के लिए, अगर मैं मोटा मोटी कहूँ, तो तब जो है उसको कहा गया कि इस्लाम के जो है वो इंटरफियरेंस है। फिर इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल लॉ नहीं, इंडिया में यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ, तो यूनिफॉर्म सिविल लॉ इंडिया में है नहीं। तो तब राजीव गांधी बहुत प्रेशर पड़ा, तो राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अपनी मेजोरिटी से पलट दिया, और जो है शरिया या मुस्लिम सिविल लॉ है उसको उन्होंने अप्लाई कर दिया वहां पर, ठीक है। तो राजीव गांधी बहुत प्रेशर पड़ा, तो उनके 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 तो दोस्तों ने कहा कि अगर तुमने हिंदू एंटी हिंदू हो गए तो तुम सब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने उन्होंने तब राम मंदिर खुलवाया, और उसके लिए अनंतनाग में बहुत भयानक राइट हुआ था। ये महबूबा मुफ्ती के जो फादर है, इन्हीं का ये टाउन है, ठीक है। बहुत भयानक राइट हुआ था अनंतनाग में, 86 में की बात है ये, ठीक है। ये है राजीव गांधी जी के समय का पूरी कहानी। और फिर राजीव गांधी जी पे और प्रेशर, तो राजीव गांधी पहले बीजेपी नहीं दी, जिन्होंने अयोध्या से आशीर्वाद लेकर अपना इलेक्शन शुरू किया। इलेक्शन कैंपेन 89 का, एक ही नेता है भारत के जिन्होंने अयोध्या राम जन्म स्थान से अपना अपना परचम भरा था, ठीक है। वो राजीव गांधी थे, वो मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो और ये है, और फिर यूनियन कार्बाइड हुआ आपका भोपाल में, उसमें इतने लोग मरे, तो है उसका जो एंडरसन का आरोप भी राजीव गांधी पे है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए जिस जिस लीडर को शाहबानो केस को पलटना पड़ा, सो अपने मेजोरिटी से, क्योंकि उनको लगा था कि मुस्लिम का पर्सनल लॉ है उसमें इंटरफेरेंस नहीं होती। इसका ये था कि रिलीजियस मैटर पे कोर्ट जो है सीधा फैसला नहीं कर, रिलीजियस पर्सनल लाइफ पे कोर्ट जो है सीधे पे नहीं कर रही। कोर्ट का काम क्रिमिनल लॉ पे है, पर्सनल लॉ पे कोर्ट का कोई सीधा वो नहीं है, मतलब वो कोई मतांतर नहीं हो सकता है, सीधा कोई उसका पॉइंटिंग नहीं हो सकती कोर्ट का। इसी बेसिस पे बना, ठीक है। अगले जन्म में फिर राम जन्मभूमि का वो हुआ, तो राजीव गांधी ने इसको खोला, और राजीव गांधी ने अयोध्या से अपना जो 89 में शुरू किया। और 91 में तो ये श्री प्रेम की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने, अगर ये था कि हाँ मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह बने तो अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, तो अब बिहार में उसको रोक दिया गया। तो बीजेपी ने साथ वापस ले लिया, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी को और कम्युनिस्टों को एक साथ बैठा सकते थे, ठीक है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट गिरी, और लोगों को लगा कि राजीव गांधी वापस आएंगे तो आईपीकेएफ श्रीलंका में भेजेंगे फॉर द पर्पस, हाँ फॉर द श्रीलंकन सिक्योरिटी, और श्रीलंका के तुलना टूटने के लिए वो मिलिट्री भेजेंगे श्रीलंका में। इसीलिए श्रीपेरुम्बदूर में राजीव गांधी को बम ब्लास्ट से उनका हत्या कर दिया गया, उनके शरीर के टुकड़े हो गए, जूते से पहचाने गए कि वो थे, और उनके शरीर के मतलब कि बुरी हालत हो गई, मतलब ये। तो मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कंप्यूटर साइंस हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर, मैं आपको एक लैपटॉप पे मुझसे बात कर रहा हूँ, इस लैपटॉप पे फंडामेंटल इसका एक वीएलएसआई है जिससे इसका मदरबोर्ड बनता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इधर मैं हूँ, और मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्लीकेशन से जोमेटो है,
आपका रोड रैश है, विनैम्प है, ये उसके ऊपर जो है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, आप समझ लीजिए। लेकिन ये है कि कंप्यूटर साइंस को समझना, मैं बहुत समझा सकता हूँ, लेकिन वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन एक देश को, इंडिया जैसे देश को चलाना कितना कठिन है। और राजीव गांधी जी के रेफरेंस में इसलिए दे रहा हूँ कि मोदी जी, अटल जी, इंदिरा जी और पंडित जी, इन सबको पॉलिटिकल बहुत एक्सपीरियंस है। राजीव गांधी वाज द पायलट हु केम टू पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ हिज मदर्स डिमाइस। उसके बाद आप समझिए कितनी ज्यादा कठिनाई होती है एक देश को चलाना और एक देश को एक रखना। तो आज हमारा रिपब्लिक डे है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी, राबी की शपथ न पूरे। क्योंकि रावी के तट पे 1929 में लाहौर में ही हमने शपथ लिया था कि हम एक अखंड भारत बनाएंगे और एक आजाद, पूर्ण पूर्ण रूप से आजाद भारत बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे। ठीक है, तो इसी ये ठीक है, ये ठीक है, तो ठीक है। तो मैं वही कहता हूँ, अखंड पूर्ण रूप से आजाद बनाना और ये भारत को एक रखने के लिए इतने सैनिक और दो दो प्राइम मिनिस्टर की इतनी बेरहमी से हत्या हुई है। और राजीव जी के थ्रू, 5 साल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि एक न्यू कमर जो कि पॉलिटिशियन नहीं है और जिसको कि आप कहते हैं कि ये तो बच्चा था, इसको बैठा दिया कुर्सी पे, उसके लिए कितनी कठिनाई है भारत को चलाना, भारत को एक रखना। अगर मैं राजीव गांधी की जगह होता, जब माँ को गोली मार दिया गया और उसके बाद, तो मैं अब आत्महत्या कर लेता खुद। मैं ये नहीं झेल सकता था। बचपन में मुझे याद है, हम लोग कहते थे, मेरे घर वाले और अगल बगल, राजीव गांधी को तो कुछ पॉलिटिक्स आती नहीं है, लूजली कमेंट कर देते थे लोग तो कुछ भी कह देते हैं, लोग तो फिकल होते हैं। ठीक है, लेकिन आप रियलिटी में जाइए, मैं रियली कह रहा हूँ, राजीव गांधी जी का मैं आपको गिनाया, जैसे उनका ऑपरेशन ब्लू स्टार, फिर लोग हरचंदन लोंगोवाल जी का जब उनका हुआ, फिर आपका जो है श्रीलंका में हुआ, फिर आपका आसाम में हुआ, फिर आपका जो शाहबानो केस हुआ, फिर राम मंदिर का ताला खुलाया गया, फिर कश्मीर का इशू। इतनी चीजों को इतने कम समय में हैंडल कर पाना एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। मैं होता तो ये साधु सन्यासी, तो मैं इतना औकात नहीं है मेरी, मैं होता तो कहीं भाग गया होता, तो खुद को गोली मार लिया होता। मेरे लिए इम्पॉसिबल है इस चीज को टैकल कर पाना। तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बहुत आज फास्ट अपनी बात को कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों ने कहा कि अब फास्ट फास्ट, अब 2020 मैच का समय, टेस्ट मैच का समय गया। तो मैं राजीव गांधी जी के कार्यकाल के थ्रू आपको भारत की पॉलिटिक्स की टिपिकलिटी को और इन आउट ऑफ इमेजिनेशन, अनडिसाइडेबिलिटी एंड एंड अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, ये समझाना चाहता था। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात समझे होंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे कि मैं पढ़ा सकूं जीवन भर। ये मेरा सपना है, मेरे घर वालों का आशीर्वाद भी मेरे साथ होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। थैंक यू।